बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक आप लोगों ने सीख लिया था, साइन की डिफ्रेंशिएशन, कोस की डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन। अब चलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन पर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंशिएशन में साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट इन्वर्स हैं। इसमें होता ही है कि जो कोडोमेन वाली रेशियोज है ना, साइन इन्वर्स और कोस इन्वर्स, दोनों का जो फार्मूला है सेम है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का आएगा, प्लस और माइनस का। इस तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट का सेम फार्मूला होगा, फ़र्क आएगा माइनस और प्लस का। सीकेंट और कोसिकेंट का भी फार्मूला सेम होगा, फ़र्क आएगा प्लस और माइनस का। यानी याद रखने के लिए, आसानी की खातिर हम ऐसा काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 - x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स वाली वैल्यू। ठीक है जी, इसको नहीं भूलना। इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन अंडरस्टूड है, ख़राब हो जाएगा आपका। कोस इन्वर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x² इंटू dx/dx। इसी तरह टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² इंटू dx/dx। कोटेंजेंट इन्वर्स का -1/1 + x²। सीकेंड इन्वर्स पर आते हैं तो 1/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। बाज़ औक़ात एब्सोल्यूट का निशान नहीं भी डालते, कोई इसमें इशू नहीं है, ये बस शो कर रहा है कि हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। √x² -1 dx/dx। फिर कोसिकेंट इन्वर्स का सेम फार्मूला, सीकेंट इन्वर्स वाला, फ़र्क किस चीज़ का आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं, जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन जाएगी तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के हैं, एक जनरल है और एक नेचुरल है। जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मुराद 2 की पावर x, 3 की पावर x, a की पावर x। और नेचुरल से मुराद क्या है कि जब e की पावर x हो जाती है। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल, ax का डेरिवेटिव ax इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी a इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। डेरिवेटिव ऑफ पावर वाली टर्म और ये टर्म भूलनी नहीं है, ये इंटीग्रेशन में भी आपको यूजफुल साबित होती हैं। तो फार्मूला क्या बच गया, ax इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। फिर क्या चीज़ आती है हमारे पास, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी e। तो नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ex। यानी ex का डेरिवेटिव सिंपल ex होता है। अगर e की पावर 2x आ जाएगी तो 7x यानी 2x का डेरिवेटिव 2, तो साथ इधर 2 भी आएगा। इसी तरह अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस की तरफ जाते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या है। लॉगरिथमिक फंक्शंस भी दो तरह के हैं, एक जनरल और एक नेचुरल। जनरल जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसमें बेस a 2 3 4 5 10, और जो नेचुरल है उसमें बेस क्या होती है, e बेस होती है, उसको ln से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला क्या होगा, 1/log वाली वैल्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ log वाली वैल्यू। log वाली वैल्यू से मुराद ये x है, यानी 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ log वाली वैल्यू इज इक्वल टू 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a। फिर नेचुरल लॉग x है, इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, 1/log वाली वैल्यू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ बेस। नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, e होती है, तो नेचुरल लॉग ऑफ e आ जाता है, वो 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ log वाली वैल्यू यानी x का डेरिवेटिव, तो सिंपल क्या बच जाएगा, 1/x बच जाएगा। इसी तरह हायर ऑर्डर की डिफरेंशिएशन पर जब आप मूव करते हैं तो इसमें कोई नई टेक्निक नहीं होती, सारी वही पुरानी टेक्निक्स जो फार्मूलाज आप सीख के आए होते हैं उन्हीं को अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सिंबल्स बताने का मकसद जस्ट रिवाइवल है कि ये सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं हम किसके लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ये सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इन्हीं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर दो तरह की सीरीज़ आती हैं, एक है मैक्लॉरन सीरीज़ और एक है टेलर सीरीज़। मैक्लॉरन सीरीज़ सिंगल वेरिएबल को शो करती है कि जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल होगा तो हम उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, f(x) = f(0) + f(0) x(1) फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, फिर f डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 x²/2 फैक्टोरियल प्लस f ट्रिपल डेरिवेटिव x³ ठीक है जी, साथ f(0) आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल। इस तरह से सीरीज़ को आप जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप एक्सपेंशन दे सकते हैं। ठीक है जी। इससे भी रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स एज एन MCQs अभी हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। टेलर सीरीज़ में हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स होते हैं, f(x) + h = f(x) है। f(x) कैसे बना, जब h को आप रिप्लेस कर देंगे फंक्शन में 0।
ठीक है जी। फिर एफ डैश एक्स एच ओवर 1 फैक्टोरियल, फिर एफ डबल डैश एक्स एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, यानी 1 बाय 1 डेरिवेटिव भी बढ़ता जाएगा और उसकी पावर भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के अंदर जो लास्ट चीज़ है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन से मुराद वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अगर तो हमने इस पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना हो तो फिर हमारे पास ये दो चेक हैं कि अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में x की कोई वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की होती है सिंगल डेरिवेटिव से, वो वैल्यू पुट करने से अगर आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो है x की इस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अगर x की वो वैल्यू पुट करने से डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो इसका मतलब कि आपका फंक्शन x के उस नंबर पर मिनिमम आंसर जनरेट करेगा। इसके अलावा भी एक आधा और चेक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। फिर आज एक MCQs आपके लिए ये ECAT से लिया गया है 2017 के टेस्ट से। द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 12x माइनस एक्स क्यूब एट विच द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट से मुराद क्या होता है, स्लोप, ग्रेडियंट से मुराद क्या है, स्लोप इज 0। वो कहता है, लास्ट टाइम मैंने जब डिफरेंशिएशन का आगाज़ किया था तो मैंने उसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बताई थी कि जब भी किसी कर्व कि टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली जाती है तो वो भी क्या है, डिफरेंशिएशन ही है। तो हम इस चीज़ की अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो कहता है ग्रेडियंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो नीचे उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ग्रेडियंट 0 आता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 12x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर, 12 माइनस 3x स्क्वायर डेरिवेटिव आ गया। अब स्लोप कितनी रखनी, 0, यानी dy ओवर dx की जगह 0 पुट कर दें। 12 माइनस 3x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखें तो वहाँ से अब x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो x की वैल्यूज़ आएंगी 2 एंड -2, x की वैल्यूज़ आ गई 2 एंड -2। तो अब इन पॉइंट्स में देखें x की वैल्यू कहाँ पे 2 और -2 है, इसमें नहीं है, इस पेयर को छोड़ दें, इसमें भी नहीं है, इसमें एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, छोड़ दें दोनों पेयर्स। ये जो दो पेयर्स हैं इसमें दोनों पेयर्स में इधर x की वैल्यू 2 -2 2 -2, इट मीन्स या तो C आंसर है या D आंसर है, ठीक है जी। अब x की वैल्यू की बेस पे आपने y भी फाइंड करना है। वो कैसे, x की वैल्यू 2 और -2 निकाल के पहले मैं 2 पुट करता हूँ ओरिजिनल फंक्शन में, 12 2s आर 24, इधर 2 पुट करता हूँ, 2 का क्यूब 8, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16, 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 16। यानी जब x +2 है तो y कितना आ जाएगा, +16 आ जाएगा। इसी तरह -2 पुट करें, +12 इंटू -2 -24 हो जाएगा। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 इंटू +8 हो गया, -24 +8 कितना हो जाएगा, -16। यानी -2 के लिए -16 और +2 के लिए +16, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कर्व दे दिया जाए और उसके ग्रेडियंट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाए या पूछी जाए तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन के ज़रिए वर्किंग किया करेंगे। अच्छा जी, अब उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ MCQs देखते हैं। MCQs जो हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पोर्शन के नहायत क्रिटिकल होते हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है, समझना है, उसके मुताबिक फिर इस पर एक्सरसाइजेज भी आपको मिलेंगी, उनको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। लिमिट उसकी लगाई हुई है इसने कि एंगल जो है वो 0 से π/2 के दरमियान है। देन यू हैव टू फाइंड f डैश π/6, यानी पहले हाथ आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका अब डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है जी, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फार्मूला भी पीछे हमने डिस्कस किया है कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ x है, ये पूरे का पूरा, ठीक है जी। जब आप इसको पुट करते हैं 1 ओवर 1 प्लस दिस वैल्यू का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स एलसीएम आ जाता है, ठीक है जी। वो 1 माइनस साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 प्लस साइन एक्स, दोनों कैंसिल होंगे, प्लस साइन और माइनस, 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 माइनस साइन एक्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर आगे फार्मूला ये कहता है कि आपने इस वैल्यू का डेरिवेटिव दोबारा लेना होता है। इस वैल्यू का जब डेरिवेटिव दोबारा लेंगे किस तरीके से, क्वोशिएंट रूल से या क्वोशिएंट थ्योरम से डेरिवेटिव लेंगे जब, तो फिर आपके पास जो आउटपुट जनरेट होती है उस आउटपुट को आपने इन आंसर्स में चेक करना है, ठीक है जी। अगर तो
आंसर यानी आपका फंक्शन की फॉर्म में आ जाता है, यानी साइन एक्स कोस एक्स, तो फिर तो आपको एंगल की जगह पे π/6 पुट करना पड़ेगा, यानी 30 डिग्री। अगर सॉल्व करने पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में आ जाता है तो फिर अंडरस्टूड बात है, इसको पुट करें या ना पुट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से होगा टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला, उसको रफली जल्दी से सॉल्व करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद जो आउटपुट का आंसर आ रहा है, अगर तो उसमें वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि इसको सॉल्व करके लिखा गया है तो इसमें ये चीज़ है कि जो आपका आंसर ही ऐसा जनरेट होता है जिसमें वो एक्स की वैल्यू नहीं आती, और वो आंसर कितना है 1/2। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड बेशुमार MCQs बन सकते हैं, ये एक जस्ट सैम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास है इफ़ u ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 5, यानी किसी फंक्शन u की एट 0 जो है ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है -3, फिर v फंक्शन जो सिंपल है उसकी वैल्यू है -1 और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 2, देन यू हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन। ठीक है जी। अब इसकी डिफ्रेंसीशन प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक क्या होगी, u सिंपल v डैश, ठीक है जी, प्लस v सिंपल u डैश। ठीक है, यानी फर्स्ट फंक्शन सिंपल सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सिंपल फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी u के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, v डैश को। u की वैल्यू कितनी है 5 और v डैश की वैल्यू कितनी है 0, 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, फिर u डैश के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, v को। -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा +3, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये इस तरह से हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है ताकि आपको क्वेश्चन समझने का मौका मिल सके कि काम कार्य किस तरह से रहे हैं। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट है जी डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x ओवर x + 1। इस तरह पे भी बेशुमार MCQs हो सकते हैं। अब e की पावर 2x ओवर x + 1 है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्वोशिएंट थ्योरम इस पर अप्लाई हो रहा है, x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x + 1 ऊपर सिंपल e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक, फिर दरमियान में माइनस आएगा, e की पावर 2x सिंपल, x + 1 जो है वो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। अब e की पावर 2x कॉमन आ जाएगी, e की पावर 2x कॉमन आ जाएगी, दरमियान वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो 2x + 1 बच जाता है और नीचे क्या चल रहा होगा x + 1 होल स्क्वायर। उसके मुताबिक हमारी ये जो बी वाली ऑप्शन है ये करेक्ट कंसिडर होगी। ठीक है जी, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा फ़ौरन उसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि e की पावर 2x की डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कि e की पावर 2x की डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x है, साथ 2 आना है, तो जहाँ पे उसकी e की पावर 2x 2 दफ़ा आना है, एक दफ़ा सिंपल आना है और एक दफ़ा डेरिवेटिव के तौर पर, उसको आप एज आ कॉमन फंक्शन कंसिडर स्टार्ट में कर लें तो तब भी कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है जी ग्रेडियंट के हवाले से। ग्रेडियंट का वर्ड स्लोप को शो करता है और अगर फंक्शंस हैं तो फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास तब भी उससे क्या निकल आती है, स्लोप या ग्रेडियंट निकल आती है। वो कहता है कि द ग्रेडियंट ऑफ y इक्वल्स टू ax + b ओवर एक्स स्क्वायर। एक इक्वेशन है हमारे पास, एक फंक्शन है ax + b ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका ग्रेडियंट इस पॉइंट पे, पॉइंट क्या है 2,5 इज 2, मतलब आपको उसने ग्रेडियंट यानी स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट के अकॉर्डिंग दे दी हुई है। फाइंड a एंड b। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, a और b निकालने के लिए तो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और 2 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक है पॉइंट के लिहाज से कि इस पॉइंट पर इसकी स्लोप इतनी बनती है या ग्रेडियंट इतना बनता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर आप देखें तो MCQs का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाएं, आप आंसर से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले इसका ग्रेडियंट खुद से निकालना है, dy ओवर dx। इसका ग्रेडियंट क्या निकलेगा, ax का डेरिवेटिव लेंगे तो a आ जाएगा, b ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाके x - 2 यानी -2bx ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना, जो आउटपुट निकली होगी उसमें dy ओवर dx की जगह पे क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, और x की जगह पे x की वैल्यूज पुट कर दें यानी 2। ठीक है, अब रह क्या जाएगा, a और b वाली इक्वेशन बन जाएगी, यानी dy ओवर dx की जगह आपने 2 पुट कर दिया होगा स्लोप की जगह,
और इधर जो x वाली वैल्यूज़ थी उधर x की जगह पे आप, यहाँ तो x रहेगा ही नहीं, a ही रहेगा, तो a की जगह पे a आ जाएगा। इधर x आएगा तो इधर x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, जब आपने रिप्लेसमेंट कर दी तो अब आपने चेक करना है कि ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन 4 वैल्यूज़ में से a और b की वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करके देखें कि किस चीज़ पे आपकी वैल्यूज़ जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, किस वैल्यू पे इक्वेशन की वैल्यूज़ जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। जैसे इससे हमने अगर डेरिवेटिव निकालना था ना, इससे डेरिवेटिव इस तरह से निकलना था, dy ओवर dx इक्वल्स टू a माइनस 2bx क्यूब। ठीक है जी, ax का डेरिवेटिव a आ जाना था, ये पावर रूल के मुताबिक ऊपर जब जाना था -2 पहले आ जाना था, पावर में से 1 माइनस करना था तो -3 उसको उठा के नीचे लिख दिया, b जो कांस्टेंट है वो ऐसे ही आ गया। अब इसमें dy ओवर dx की जगह पे हमने पुट कितना करना है, 2, a ऐसे ही -2b, x की जगह पे ये पॉइंट की वैल्यू पुट कर देनी, वो कितना हो जाएगा 8। ठीक है जी, 2 8 से कैंसिल होगा तो ये कितना बच जाएगा, a माइनस बी ओवर 4 इक्वल्स टू 2, a माइनस बी ओवर 4 इक्वल्स टू 2। तो 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें, जिस वैल्यू पे यानी a और b की वैल्यूज़ पे लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो फ़र्ज़ कर लें आप पहले a को पुट करके देखते हैं, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 2 ज़ार 8, 8 ओवर 8 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू 7 है, 7 2 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता, छोड़ दें उसको। फिर a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू कितनी है 2, a की जगह पे 7 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी 2, 2 2 ज़ार 4, 4 ओवर 8 यानी 1 ओवर 2 हो जाएगा, 1 ओवर 2 के साथ एलसीएम लेंगे तो 14 माइनस 1, वो भी चीज़ इसके इक्वल नहीं आती। अब आ जाए इस पे थर्ड ऑप्शन पे, 7 ओवर 3 4 ओवर 3, a की वैल्यू 7 ओवर 3 पुट कर दी और b की वैल्यू 4 ओवर 3, 4 2 ज़ार 8, 8 ओवर 3, 8 8 से कैंसिल, ठीक हो गया। जब 8 8 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच क्या जाएगा यहाँ पे 1 ओवर 3 और यहाँ पे कितना है 7 ओवर 3, ठीक हो गया जी। तो 7 माइनस 1 करें 6 आ गया, 6 ओवर 3 कितना आ गया 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसलिए हमने इस आंसर को इलेक्ट किया हुआ है। इस तरह से आपको बेशुमार MCQs इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं, आपको जो एक्सरसाइजेज मिलेंगी उनमें भी मौजूद हैं। आपने बस ये फोकस करना होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अप्लाई करने की कोशिश करनी होती है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने इस साल के अंदर इतनी ज़्यादा की होगी कि अब इन चीज़ों को प्रैक्टिस ज़ुबानी भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आप मज़ीद अपनी महारत जो है हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आल्दो के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चैप्टर का हिस्सा है, तो जस्ट एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि शायद इसमें से भी कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है। वरना इन्वर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है उनकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स इस्तेमाल करके, ठीक है जी। ग्रेडियंट के हवाले से और इंटीग्रेशन को भी डिफरेंशिएशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। वो जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के मुताबिक तो फिर आप देखेंगे कि इनके MCQs किस तरह से आपस में मर्ज हुए होते हैं, ठीक है जी। अब जो डिफरेंशिएशन है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो साइन, कोस और टेंजेंट इनकी सेम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली चलती है, यानी साइन हाइपरबोलिक की कोस हाइपरबोलिक इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल होता है, वो मैंने अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अंडरस्टूड है। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक की साइन हाइपरबोलिक है, माइनस नहीं आएगा। टेंजेंट हाइपरबोलिक की सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर है, ठीक है। कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसिकेंड इनकी सिंपल है जो आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी है, लेकिन इन तीनों जो हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है इन तीनों के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये पढ़ा था कि कोस के साथ नेगेटिव आएगा, कोटेंजेंट के साथ आएगा और कोसिकेंड के साथ नेगेटिव आएगा। इसमें जो आखिरी तीन है यानी कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसिकेंड तीनों के साथ नेगेटिव आएगा। इसके इन्वर्स वाले जो फार्मूलाज हैं ये थोड़े से क्रिटिकल हैं, यानी इनमें प्लस माइनस का अक्सर इंसान भूल जाता है, तो इन पे ज़रा थोड़ी सी आपने ग्रिप रखनी है। उधर साइन इन्वर्स का आपने फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स में माइनस नहीं है एक्स के साथ, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ
दिस वैल्यू। ठीक है जी। फिर कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स में 1/√x² - 1, यानी दोनों फार्मूलाज में x² के साथ माइनस आ नहीं रहा। ऊपर वाले में 1 + x² हो गया, नीचे वाले में √x² - 1 हो गया। टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स जो सिंपल था टेंजेंट इन्वर्स में उसमें फार्मूला था 1/1 + x², इसमें फार्मूला क्या हो गया 1/1 - x²। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक का अगर तो सेम यही वाला फार्मूला लिखना है तो 1/1 - x² आ जाएगा। अगर माइनस में लिखना है तो नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या फार्मूला बन जाएगा -1/x² - 1। ठीक होगी बात। सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स, इसमें भी माइनस आएगा -1/x² √1 - x²। वहाँ पे हम पढ़ते थे जब सेकेंड का तो फिर क्या फार्मूला था 1/x² √x² - 1, यहाँ पे 1 - x² हो गया। कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, इसमें भी माइनस आएगा -1/x² √1 + x²। अब कुछ छोटे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखने वाली चीज़ें जो कि MCQs में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एक है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक है डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एक ख़ास इंटरवल के दौरान जब आप सिंगल डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव की उस इंटरवल में वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपका आंसर क्या है >0, यानी आंसर की वैल्यूज आ रही हो पॉजिटिव। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। कि जब भी आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, फ़र्ज कर लें कि sin x है, ठीक है जी, sin x का डेरिवेटिव लें तो क्या बन जाएगा cos x। अब उसके अगेंस्ट आपको क्या दिया हो, इंटरवल दिया हो कि चेक करें जी कितने इंटरवल में, फ़र्ज़ कर लें 0 से पाई तक का एक इंटरवल है। अब आपने देखना है कि 0 से पाई तक के जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसमें कितने नंबर्स तक वैल्यू पॉजिटिव आती है और कितने नंबर्स तक वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती। तो जितने हिस्से में वैल्यू पॉजिटिव और 0 के दरमियान लाई कर रही होगी उतना पोर्शन फंक्शन का क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर होगी ये चीज़। इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग का उलट है, रेसिप्रोकल है, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर नेगेटिव कंसिडर हो रहा हो, जिसका डेरिवेटिव लिमिटेड बाउंड्री या इंटरवल के अंदर क्या कंसिडर हो रहा हो? नेगेटिव कंसिडर हो रहा हो। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, विद इन द इंटरवल। ठीक है जी। इन दोनों बातों को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव शो हो रहा है तो उस जहाँ पे जितने हिस्से में पॉजिटिव आ रहा है उस हिस्से में फंक्शन इंक्रीजिंग है और जितने हिस्से में नेगेटिव आ रहा है उतने हिस्से में डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक होगी बात। इसी तरह स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या है? स्टेशनरी नाम से जाहिर है कि साकित है। साकित चीज़ सुकून को शो करती है, ना उसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है ना उसमें नेगेटिविटी नज़र आती है। मतलब any point where f is neither increasing nor decreasing is called a stationary point। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बड़ा अहम पॉइंट है ये कि स्टेशनरी पॉइंट ग्राफ में डिफरेंशिएशन में उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो। यानी समझ लें बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ इंडिया है। ये जो बॉर्डर लाइन है ना दरमियान में, इस पे किसी का एग्जैक्ट इख्तियार नहीं है, दोनों के बराबर बराबर रूल हैं, यानी हक है दोनों का। जो दरमियान में जो ज़ीरो लाइन है वो ज़ीरो लाइन किसका रोल प्ले कर रही है असल में? स्टेशनरी पॉइंट का। ना कोई पॉजिटिव है उस पर ना कोई नेगेटिव है, वो दरमियान में ज़ीरो का रोल प्ले कर रही है, यानी ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो उस पॉइंट को हम फिर क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं जी? स्टेशनरी पॉइंट का नाम दिया जाता है। जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि जिस पे फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा हो और ना ही डिक्रीज हो रहा हो, उस पॉइंट की लिमिटेड वैल्यू को या उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर किया करेंगे? स्टेशनरी पॉइंट कंसिडर किया करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉइंट प्रोवाइडेड दैट f' इज इक्वल टू 0, मीन्स अगर तो f' ग्रेटर देन 0 था तो इंक्रीजिंग है, अगर f' लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर f' 0 के इक्वल आ जाएगा तो उस जगह पर हम कहेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है? स्टेशनरी पॉइंट है। अगर आपको याद हो हम काम क्या करते हैं, जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है
डबल डेरिवेटिव टेस्ट पर जाने से पहले हम सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। वो जो सिंगल डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है वो बेसिकली असल में क्या है, आप स्टेशनरी पॉइंट के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट के अगेंस्ट आप x की वैल्यूज़ निकालते हैं, उन x की वैल्यूज़ को फिर आप चेक करते हैं कि फंक्शन कितनी जगह पर मैक्सिमम है और कितनी जगह पर मिनिमम है। इसी हवाले से एक और पॉइंट लास्ट में लिखा हुआ है, क्या स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जो है एक टर्निंग पॉइंट का रोल भी प्ले करता है। कब? इफ इट इज आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, मतलब कि अगर तो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ रुझान शो कर रहा हो, यानी यहाँ पे लिखा हुआ ना इज कॉल्ड अ टर्निंग पॉइंट इफ इट इज आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, कि आपने स्टेशनरी पॉइंट की मदद से x की वैल्यूज़ निकाली, ठीक है जी। अब उन x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमने चेक किया कि फंक्शन मिनिमम आंसर देता है या मैक्सिमम आंसर देता है। अगर तो फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम आंसर रखता होगा तो तब उस स्टेशनरी पॉइंट का एक नया नाम हो जाएगा, क्या? टर्निंग पॉइंट। तो अगर गौर करें, एक ही चीज़ है, जैसे जैसे उसका ट्रेंड या देखने का बिहेवियर, स्टडी बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हम उसके नाम थोड़े से क्या करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। जैसे इंसान एक ही होता है लेकिन उसके मुख्तलिफ रिलेशनशिप में मुख्तलिफ किस्म के नाम समझे जाते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो भी स्टेशनरी पॉइंट ही है। कब? जब उस टर्निंग पॉइंट पर आपको रिजल्ट मैक्सिमम की तरफ जाते हुए नजर आए या मिनिमम की तरफ जाते हुए नजर आए। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, यानी डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ रहा हो, और मिनिमम का मतलब क्या होगा कि जब डबल डेरिवेटिव का आंसर वो x की वैल्यू पुट करने से मैक्सिमम आ रहा हो। ठीक है जी।